बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एसी जनरेटर्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एसी जनरेटर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका ये जो नेम है एसी जनरेटर्स, दैट मीन्स के एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यानी इसके ज़रिए से, इस जनरेटर के ज़रिए से हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। और ये एक डिवाइस है स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो कि इसको यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। किसको कन्वर्ट करने के लिए? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। मैकेनिकल एनर्जी इसको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये शाफ्ट के ज़रिए से, इसमें भी यही है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कॉइल को रोटेट हमने करवाना है और उसके नतीजे में जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होगा तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एसी जनरेटर है ये किस प्रिंसिपल के असूल के तहत काम करता है, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल, अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसके असूल पे ये काम करता है। और फैराडे लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर को मूव करवाते हैं और उसके अंदर किस तरह से ईएमएफ जनरेट होती है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर गौर करें तो ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया हमने, नॉर्थ पोल ये उसका और ये उसका साउथ पोल है, और ये हमारे पास एक कॉइल है। तो कॉइल की हमारे पास ये साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये इसकी शाफ्ट है जहाँ से हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, यानी इसको हमने रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये जो इसकी कॉइल है इसको आर्मेचर भी कहते हैं, आर्मेचर या कॉइल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नंबर 2 पे हम इसमें परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा यहाँ पे आप गौर करें तो ये हमारे पास ये जो दो सिलेंड्रिकल कॉइल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो सिलेंड्रिकल स्लिप रिंग्स होते हैं, स्लिप रिंग्स। और इनके साथ ये दो कनेक्टर्स लगे हुए हैं जिन्होंने आगे वायर्स के साथ कनेक्शन जोड़ना होता है। कनेक्टर्स ही इनको कह सकते हैं। ये कार्बन ब्रशेज़ हैं जिसको सी और सी प्राइम का नाम दिया है। स्लिप रिंग्स जो हैं इसको हमने आर और आर प्राइम का नाम दिया है। दो स्लिप रिंग्स हैं और इसके अलावा कार्बन ब्रशेज़ हैं, कार्बन ब्रशेज़ बी और बी प्राइम, ये दो कार्बन ब्रशेज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इनसे जो वायर्स निकलेंगी उनके आगे हमने यहाँ पे कोई भी लोड वगैरह यूज़ करना है।
तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी स्टूडेंट्स। अब देखें कि वर्किंग कैसे, यानी कि ये हमें कैसे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करके देता है। अब क्या है कि सबसे पहला काम ये होता है कि हमने इस कॉइल को रोटेट करवाना है। जब हम इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रोटेट करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। उसको हम अपने राइट हैंड पाम रूल से भी चेक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक ये कॉइल है, ठीक है। उसी तरह से हम इसको इसके ऊपर मेंशन कर लेते हैं कि ये जो साइड्स हैं, ये हमारे पास साइड है ए और ये हमारे पास साइड है बी, यहाँ पे सी साइड है और ये वाली डी साइड है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि अब ये जो ए बी सी डी साइड है एक हमारे पास ये कॉइल की, तो इसमें ये जो ए बी साइड है ना, ये भी बिहेव करेगी एज अ कंडक्टर। यानी इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ए बी साइड है ये कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। इसी तरह से ये जो सी डी साइड है ये भी एक कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। तो इसका मतलब है कि जब हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये हमारे पास इसकी साइड्स आ गई ए बी साइड और सी डी साइड। इनमें हमने चेक करना है कि किस तरह से करंट फ्लो करता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये सी डी साइड है जो कि नॉर्थ पोल को फेस कर रही है। अब गौर करें तो यहाँ पे इसके अंदर इस साइड के अंदर ये जो कंडक्टर्स होंगे, ये वाली साइड है, इसको हमने सपोज कर लिया है सी डी साइड को। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, जैसे हमारी ये उंगलियां हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा हम सपोज कर लेते हैं कि हमने कॉइल को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। जब हमने कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है तो उस वक़्त हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो वेक्टर है ये वेलोसिटी का वेक्टर है। यानी इस कॉइल को किस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं, तो ये मैंने वेलोसिटी के वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। जब कॉइल को हम इस तरह से हल्का सा टिल्ट कर रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वेलोसिटी का वेक्टर तो इधर को है, तो मैं अपने थंब को वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। और जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जिधर को फिंगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस कंडक्टर की यानी कॉइल के इस हिस्से को हमने सपोज किया हुआ है सी डी वाली साइड को। तो गौर करिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, थंब वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, कि कॉइल को हमने इस तरह से मूव करवाना है ना, तो इसलिए ये वेलोसिटी का वेक्टर है। जिधर को थंब है या ये जिधर को ये आपको पेंसिल नज़र आ रही है ये वेलोसिटी का वेक्टर है। और इसके बाद देखें पाम, हथेली यानी नॉर्मल टू द पाम फोर्स लगेगी, यानी इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं उनके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगेगी। तो हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे चार्जेस पड़े थे और इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी, यानी चार्जेस ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यानी चार्जेस के मूव करने की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ से सी डी साइड में अपवर्ड करंट फ्लो करेगा जब हम इसको ऐसे मूव करवाते हैं, यानी कि जब हम इसको इस तरह से मूव करवाना चाहते हैं तो उस वक़्त करंट इधर जो फोर्स लगेगी चार्जेस के ऊपर, जाहिर है हमने ये पहले भी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि फोर्स असल में कंडक्टर के ऊपर नहीं बल्कि चार्जेस के ऊपर लगती है। तो यहाँ पे चार्जेस के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी, और जब चार्जेस के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी तो इसी तरह से यहाँ पे इस साइड पे उस वक़्त कैसे फोर्स लग रही होगी, डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो अब देखिए गौर करिएगा कि यहाँ पर भी हम एक वेलोसिटी के वेक्टर को शो कर सकते हैं। तो देखें अगर ये वाली साइड ने आगे की तरफ मूव करना है तो इस साइड ने पीछे की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पर भी हम एक वेलोसिटी का वेक्टर शो कर देते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स कि जब हम इसको इस तरह से घुमाते हैं तो ये वाला वेलोसिटी का वेक्टर इधर को है, ठीक है। और इधर वाले देखें, अब गौर करें तो अब यहाँ पे इस साइड ने कैसे रोटेट करना है, इस साइड में देखना ये है कि जब ये वेलोसिटी का वेक्टर इधर को है, क्योंकि ये वाली साइड इधर को जा रही है,
ये वाली जो हमारे पास है ए बी वाली साइड है, इसने इस तरह से रोटेट करना है जिधर को मेरा थंब है। थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। और इस साइड पे जो फोर्स लगनी है चार्जेस के ऊपर वो नॉर्मल टू द पाम, तो पाम नीचे की तरफ है ना, पाम की डायरेक्शन नॉर्मल टू द पाम फोर्स लगेगी। यहाँ पे जो चार्जेस मौजूद होंगे उनके ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो चार्जेस मौजूद होंगे उनके ऊपर फोर्स लगनी है डाउनवर्ड फोर्स। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कॉइल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया है, इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं, तो उस वक्त यहाँ पे इस साइड पे CD साइड पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और AB साइड पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट का फ्लो शुरू हो चुका है। यहाँ से करंट जाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जाकर यहाँ से इस कॉइल के इस हिस्से से निकल के यहाँ पे ये कार्बन ब्रश है, ठीक है। ये अब देखें कि ये यहाँ से करंट होता हुआ आगे यहाँ पे ये लोड है, बल्ब है, इसको मतलब कि ग्लो करवाएगा और इधर से इस तरह से ये वापस इस तरह से आना है। यानी करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से करंट नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब ये अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, इस तरह से हमने इसको रोटेट करवाना है, तो अपने हाफ साइकिल के बाद यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखिए कैसे रिवर्स होती है। गौर करिएगा, ये CD साइड है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हम इधर भी लिख सकते हैं, ये मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास C और ये हमारे पास है D साइड, C और D साइड, CD साइड है, इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी CD साइड ही है ना, ठीक है। यानी ये CD साइड ने इस तरह से मूव करना है ऐसे। तो ये वाली AB साइड है, हम इधर भी मेंशन कर सकते हैं कि ये AB साइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब गौर करें कि जब हमने इस तरह से इस कॉइल को रोटेट करवाया हाफ साइकिल के बाद, ये देखें हाफ साइकिल के बाद ये AB साइड इस साइड पे आ जाएगी जिधर को नॉर्थ पोल लगा हुआ है। AB साइड ने हाफ साइकिल के बाद इधर आ जाना है और CD साइड ने इधर चले जाना है। तो गौर करें, जब हम यहाँ पे देख रहे थे कि AB साइड पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अब जब AB साइड जो है वो यहाँ पे आएगा, नॉर्थ पोल के सामने आएगा, तो ये AB साइड में करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पे इधर थी नीचे की तरफ, तो जैसे ही ये नॉर्थ पोल को फेस करेगी तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ हो जाएगी। यानी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। और ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्यों होगी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोल जो है वो नॉर्थ पोल को फेस कर रही है, जो साइड जो नॉर्थ पोल को फेस कर रही है वहाँ पे चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगती है वो ऊपर की तरफ लगती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब AB साइड जो थी ये साउथ पोल की तरफ थी, इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी। अब जैसे ही इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो जो AB साइड है अब वो नॉर्थ पोल के सामने आ चुकी है। तो जब ये नॉर्थ पोल के सामने आएगी तो इसकी करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और उस दौरान में अब CD साइड जो है वो साउथ पोल को फेस करेगी, इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है DA साइड और CB साइड, इसमें EMF प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि इसमें चार्जेस के ऊपर अगर फोर्स लगेगी तो वो अलोंग द लेंथ, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग नहीं लगेगी, इसलिए CB और DA में फोर्स नहीं लगनी और यहाँ पे चार्जेस ने मतलब कि EMF इन साइड्स में प्रोड्यूस नहीं होनी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस EMF को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले इन दो साइड्स में यानी AB साइड में और CD साइड में ही EMF प्रोड्यूस होनी है और इसी साइड में करंट प्रोड्यूस होना है। तो देख लेते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। EMF इन साइड AB
वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, मोशनल ईएमएफ के फार्मूले को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, और जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मोशनल ईएमएफ फार्मूला हम लगाएंगे VBL साइन थीटा, ये AB साइड पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, और फिर देखें CD साइड पे VBL साइन थीटा इसी तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इन दोनों साइड्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होनी है। अब देखिए इनको हम ऐड कर देते हैं, तो ये ईएमएफ हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, टोटल ईएमएफ जो कि इस कंडक्टर की दोनों साइड्स पे लग रही है वो है AB प्लस ईएमएफ ऑफ CD। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2VBL साइन थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो V है वेलोसिटी है, तो ये असल में कॉइल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसकी जगह पे हम R ओमेगा पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। और अब हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, 2 इंटू R ओमेगा। ठीक है, R ओमेगा और साथ में BL साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 और ये जो R और ये जो L है मैं इनको इकट्ठा कर देता हूँ, बाकी हमारे पास क्या बच गया, ओमेगा B साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2RL क्या चीज़ है, 2RL क्या चीज़ है, गौर करें तो ये हमारे पास जो कंडक्टर है इसकी लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंडक्टर की जो लेंथ हमारे पास है वो L है, कंडक्टर की लेंथ L है। और विड्थ को अगर चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंट आर्म और ये भी मोमेंट आर्म, ये हमारे पास है R और ये वाला मोमेंट आर्म भी R है। तो अगर इस टोटल फासले को लें यहाँ से यहाँ तक तो ये 2R बन रहा है। लेंथ कितनी है, L है, कंडक्टर की लेंथ हमारे पास L है। ठीक है ना, सपोज कर लें इस तरह से हमारे पास है कि अगर ये कंडक्टर है इस तरह से, इसकी लेंथ कितनी है L, और जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि हमारे पास मोमेंट आर्म आ जाता है। मोमेंट आर्म कितना है, यहाँ से ये R है और इधर वाली साइड का मोमेंट आर्म ये भी R है। ठीक है, तो इसको टोटल को अगर कंसीडर किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो ये कपल आर्म बन जाता है। वो किसके बराबर बन जाता है, 2R के बराबर बन जाता है। अगर गौर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ है, ये वाली विड्थ है वो 2R के बराबर है, और लेंथ हमारे पास L के बराबर है। अगर विड्थ हमारे पास 2R के बराबर है और लेंथ हमारे पास L के बराबर है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो एरिया किसके बराबर आ गया, लेंथ हमारे पास क्या है L और विड्थ हमारे पास क्या है 2R। तो ये क्या बन जाएगा, 2R इंटू L। तो 2R इंटू L की जगह पे हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, A ओमेगा B साइन थीटा। अब हमारे पास ये एक फार्मूला आ चुका है। तो अगर हमने ये जो कॉइल यूज़ की है इसका एक टर्न है तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा, और अगर इस कॉइल के n टर्न्स हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फॉर n टर्न्स। अब हमने इसके n टर्न्स रख लिए तो हमारे पास EMF के लिए फार्मूला आ जाएगा n a ओमेगा b साइन थीटा। तो इसको तरतीब से अगर लिखें इस तरह से n ओमेगा a b साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, EMF इज इक्वल टू n ओमेगा a b। इसको नवाब भी पढ़ सकते हैं, नवाब साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास EMF के लिए फार्मूला आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर सपोज कर लेते हैं कि EMF मैक्सिमम पैदा हो रही है, तो EMF मैक्सिमम कब पैदा होगी, जब ये साइन थीटा जो है ये हमें ये हमें 1 रिजल्ट देगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम चाहते हैं मैक्सिमम EMF कैलकुलेट करना, तो मैक्सिमम EMF कब आएगी, मैक्सिमम EMF उस वक्त आएगी जब साइन थीटा जो है वो हमें रिजल्ट दे 1 के इक्वल। तो उस वक्त जो हमारे पास मैक्सिमम EMF आएगी ना, उसको हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगी, साइन थीटा तो 1 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा n ओमेगा a b
ये मैक्सिमम ईएमएफ के लिए। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो ई नॉट की वैल्यू है ये किसके बराबर है, एन ओमेगा ए बी। तो एन ओमेगा ए बी की जगह पे हम ई नॉट पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ एन ओमेगा ए बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एन ओमेगा ए बी यानी नवाब की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट एन ओमेगा ए बी की जगह में हमने क्या पुट कर दिया, ई नॉट, आगे है साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ई एम एफ आई है ये असल में इंस्टेंटेनियस ई एम एफ है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस ई एम एफ, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। कि किसी भी लम्हे हमने ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थीटा किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। और ये थीटा असल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, टी हमारे पास टाइम है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं ये ओमेगा का अगर फार्मूला हम निकालना चाहते हैं, ओमेगा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो किसके बराबर होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। अब थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी पुट करने जा रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, अब ये इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर हम दोनों साइडों पे रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइडों पे डिवाइड आर ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइडों को हम अगर आर पे डिवाइड कर देते हैं तो ये ई ओवर आर बन जाएगा और इधर ई नॉट ओवर आर आ जाएगा, किसके बराबर, साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। अगर गौर करें ओम्स लॉ के मुताबिक कि V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हमने I निकालना हो तो वो किसके बराबर है, V ओवर R। तो इन केस ऑफ EMF भी तो हमारे पास पोटेंशियल ही है ना, तो यहाँ पे हम V की जगह पे EMF पुट करेंगे ओवर R, और जब हमने I नॉट निकालना हो तो वो E नॉट ओवर R के बराबर होगा। ये देखें I किसके बराबर है, EMF ओवर R, यानी और I नॉट किसके बराबर होगा, E नॉट ओवर R। तो इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। E ओवर R किसके बराबर है, यानी कि जब भी EMF को रेजिस्टेंस पे डिवाइड करते हैं तो करंट आता है। ओम्स लॉ ने बताया ना, ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि I इज इक्वल टू V ओवर R, पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। तो ये भी तो पोटेंशियल ही है ना, EMF पोटेंशियल को रेजिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा, और ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है करंट की, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। और ये आई नॉट जो हमारे पास आया है ये असल में मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट, या इसको पीक वैल्यू करंट भी कहते हैं, मैक्सिमम करंट भी कहते हैं, या दूसरा नाम जो इसका है वो है पीक वैल्यू करंट, पीक वैल्यू करंट। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो अगर गौर करें तो जैसा हमारे पास रिलेशन आया है ईएमएफ के लिए, ये वाला E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी तरह का हमारे पास रिलेशन आ गया है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। दोनों के लिए हमारे पास सेम तरह का रिलेशन आ रहा है। अब अगर गौर करें ये ओमेगा किसके बराबर होता है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है। ओमेगा हमारे पास किसके बराबर है, 2 पाई एफ, ठीक है। तो अगर हमने ओमेगा का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, यानी कि सर्कुलर मोशन में, तो
ओमेगा असल में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, अगर यहाँ से फर्स्ट करने को स्टार्ट करती है तो यहाँ तक जब वापस आएगी तो वो उसका डिस्टेंस 2 पाई होगा, और उसको जितना टाइम लगा है, डिस्टेंस ओवर टाइम ही होता है ना, तो ये टाइम लगा है उसका वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो 2 पाई को यानी डिस्टेंस को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। तो ये असल में एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई है, उसको हमने टाइम पीरियड पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी आ जाता है। और टी जो है ये असल में फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होते हैं, तो टी की जगह पे हम 1 ओवर एफ भी पुट कर सकते हैं। अगर टी की जगह पे हम 1 ओवर एफ पुट करते हैं तो ये ओमेगा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई ओवर 1 ओवर एफ, तो यही बन जाएगा, यानी ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई एफ हो जाएगा, डबल बटा है ना, तो एफ ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जहाँ पे हमने ओमेगा पुट किया है वहाँ पे हम 2 पाई एफ भी पुट कर सकते हैं, तो ये देखिएगा आई किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। एसी जनरेटर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट एज फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि करंट का हमने ग्राफ बनाना है तो फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पर। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉइल की जो मोशन है उसके लिहाज से हमने ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। और देखें यहाँ पे करंट जो होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, यानी पीक वैल्यू करंट, जिसको हमने आई नॉट लिख देना है, और इधर नेगेटिव साइड पे इसको हम लिखेंगे माइनस आई नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स कि कॉइल को हमने किस तरह से रखा हुआ है। कॉइल जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो एंगल बन रहा है, अगर हमारे पास सपोज कर लें कि यहाँ पे ये हमारे पास है नॉर्थ पोल और ये हमारे पास है साउथ पोल, और मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से मूव कर रही हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने अपना जो कॉइल है उसको इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब देखें ये हमने जो एंगल लिए हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो एंगल लिए हैं हमने यहाँ पे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये हमने एंगल जो लिया ना ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लिए। तो इनकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से हमने ये ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये कॉइल अगर सपोज कर लें इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है और ये उसका वेलोसिटी का वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर कोई है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर कोई है, वेलोसिटी का वेक्टर भी इधर कोई है, तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान में एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री। तो कॉइल असल में ये 3D डायग्राम है, तो अगर जब हम उसको बोर्ड पे ड्रा करते हैं तो वो इस तरह से बनेगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस तरह से कॉइल को रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे जैसे आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर कोई है और वेलोसिटी का वेक्टर भी इधर कोई है। तो दोनों के दरमियान में अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, तो उस वक्त करंट की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अब देखिए इसमें थीटा हमने कितना पुट किया है, थीटा अगर 0 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास आई नॉट साइन 0, साइन 0 पे 0 होता है, तो आई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट क्या होगा, 0। इसके बाद हमने इस कॉइल को इस तरह से, यहाँ ऐसे थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को इस तरह से रोटेट करवा दिया। अब देखें कि वेलोसिटी का वेक्टर इधर को है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है, और मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से हैं, दोनों के दरमियान में थीटा कितने का बन रहा है, वेलोसिटी के वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो जब वेलोसिटी का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में थीटा हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री हो या पाई बाई 2 हो, तो उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होती है या मैक्सिमम करंट जनरेट होता है। कैसे, ये देखिएगा आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 पे मैक्सिमम रिजल्ट आता है, तो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट, यानी करंट हमारे पास मैक्सिमम होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमने इसको कॉइल को इस तरह से रोटेट करवाना है, नेक्स्ट रोटेट इस तरह से करवाया। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है ना, यानी मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रही हैं,
और हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर इसके बिल्कुल एंटी है। यानी इन दोनों के दरमियान में अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और वेलोसिटी का वेक्टर इधर को है तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री यानी कि पाई। तो उस सूरत में करंट क्या हो जाएगा, पुट करके देखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180 पे आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो इस वक्त हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि जब थीटा हमारे पास 180 हो या पाई हो, पाई रेडियन हो एंगल हमारे पास, तो उस वक्त हमारे पास आंसर क्या आता है, उस वक्त करंट की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद इसी तरह से कॉइल को हम रोटेट करते जा रहे हैं। पूरा एक कंप्लीट चक्कर हमने इसका देना है, पूरा एक सर्कल रोटेट करवाना है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है। अब देखें, अब हमारे पास कॉइल को हमने रोटेट किया और इस तरह से आ गई, मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रही हैं। अब एंगल इसने कितना कंप्लीट कर लिया है, 3π/2। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 270, 3π/2 270 होता है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 270 पे साइन जो होता है वो -1 रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब है करंट कितना होगा, माइनस आई नॉट। यहाँ पर करंट जो है माइनस आई नॉट, ये माइनस आई नॉट है ना, तो यहाँ पे करंट जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। करंट की डायरेक्शन, करंट जो है उसके साथ चाहे नेगेटिव लगाएं या पॉजिटिव लगाएं, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जितना के एक जो बल्ब है या एक लैंप है, जितना के पॉजिटिव करंट से यानी आई नॉट से वो ग्लो करेगा ना, उतना ही माइनस आई नॉट से भी ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड उसकी उतनी रहेगी। ये सिर्फ माइनस का साइन जो यूज़ किया है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है कि करंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास करंट आ जाएगा -I0। फिर उसके बाद देखें, अपने कॉइल को इसी तरह से रोटेट करवाएंगे। ये 360 यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये एक पूरा कंप्लीट चक्कर करने के बाद अब ये कॉइल उसी जगह पे आ गई है। यानी अब इसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 2π इसका जो एंगल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखें इसमें करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, तो ये हमारे पास 360, साइन 360 पे भी आंसर ज़ीरो ही आता है। तो यहाँ पे फिर करंट क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट क्या हो गया है, ज़ीरो। तो ये हमारे पास ये जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी, क्योंकि हमने बोर्ड पे ड्रा करनी है तो वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। जब जब करंट मैक्सिमम हो रहा है तो हम डायग्राम इस शेप में बनाएंगे। यहाँ पर भी करंट मैक्सिमम है, यहाँ पे भी करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट आया है, यानी पीक वैल्यू करंट आया है, और यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू आई नॉट यानी पीक वैल्यू करंट आया है नेगेटिव डायरेक्शन में। बाकी ये वाली जो डायग्राम है इसमें भी इसके मुताबिक भी कॉइल जो है वो इस तरह से पड़ी है, तो उस वक्त भी करंट ज़ीरो है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, साइन 180 पुट किया, उस वक्त भी हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी करंट ज़ीरो हो गया। और जब फिर करंट 360 पे आ जाएगी कॉइल रोटेट करके, तो उस वक्त भी हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एसी जनरेटर से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।